तो चलो इस वीडियो में हम एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि देखो बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे हर साल यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट तो करते हैं, बट उनको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं पता होने की वजह से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में यही कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि भाई एक्चुअल में यूपीएससी कहते किसे हैं, इसके थ्रू कौन कौन सी सर्विसेज क्लियर की जाती हैं, या फिर इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता है। तो ये सारा कंफ्यूजन बच्चों को आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम ना इसको सिविल सर्विस एग्जाम भी कहा जाता है, इन जनरल हम इसको सीएससी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो यूपीएससी है ना, तो यूपीएससी एक्चुअल में क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम नहीं कराती है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम कराती है। इसका काम क्या है, इसका काम है, ये एक एजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। पॉलिटी के चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी किसे कहते हैं, बट अभी के लिए ऐसे समझ लो कि ये क्या है, ये है आप को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऐसी बहुत सारी सर्विसेज दिलाने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये सीएससी है ना, इसके थ्रू कौन कौन सी सर्विसेज के लिए एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये हायर सिविल सर्विस एग्जाम कराती है और 3 तरीके के सिविल सर्विसेज यहाँ पर होती है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 तरीके की सर्विसेज आती हैं। एक होता है आईएएस, वन ऑफ द फेवरेट जिसको कहा जाता है, जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा गया है। फिर आती है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरी आती है आईएफएस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देखो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए ना जो एग्जाम होता है ना, जो प्रीलिम्स होता है वो सेम इन्हीं की तरीके से होता है, लेकिन जब मेंस का एग्जाम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जो फॉरेन सर्विसेज होती हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज होती है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर दूसरी सर्विस आती है हमारे पास ग्रुप ए की सर्विसेज। यहाँ पर और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये, और विदेश नीतियां, राजदूत, ये सारे एम्बेसडर्स, ये जो चीजें बनती है ना, ये सब इसी सर्विस के अंतर्गत होती हैं। फिर आती है जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ठीक है, ये कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से ये जिसे कहते हैं ना, उसके अंडर में काम करती है, और गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम इसका होता है। ठीक है, IAAS कहा जाता है इसे। फिर आती है इंडियन पोस्टल सर्विस, ये इंडिया पोस्ट के अंतर्गत आती है ये सर्विस। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर होती है। रेलवे की सर्विसेज होती है हमारे पास। ठीक है, चलिए फिर अब हमारे पास आती है ग्रुप बी की सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रुप बी की सर्विसेज हैं, तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर जो आती हैं लाइक आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। जितने भी हमारे पास आर्म्ड फोर्सेज होते हैं ना, उनके हेडक्वार्टर्स को गाइड डायरेक्ट करने के लिए जो सर्विसेज होती हैं, उसको ग्रुप बी की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर आती है जैसे पौंडीचेरी क्या है हमारे पास, यूटी है, यूटी की सिविल सर्विस और यूटी की पुलिस सर्विस। ठीक है, ये दोनों ग्रुप बी में आती हैं, और इसी एग्जाम के थ्रू ये सारे जो रैंक के आधार पर क्या होती है, इन सारी सर्विसेज को अलोकेट किया जाता है। फिर आती है जिसमें हम कहते हैं दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस। फिर आती है दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस। ठीक है, तो ये सिविल सर्विस और ये पुलिस सर्विसेज इसके अंतर्गत आती हैं, ग्रुप बी की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज इसके अंतर्गत आती हैं। सिविल सर्विस एग्जाम जब हम देते हैं ना, और बहुत सारी रैंक बनती है, ठीक है, किसी की 536 रैंक आ रही है, किसी की 720 रैंक आ रही है, तो इसके आधार पर ये सर्विसेज अलोकेट होती हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम, जब हम स्पेसिफिकली हम ये सारी सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो सीएससी के अंतर्गत आती हैं, अभी इनका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 लेवल ऑफ एग्जाम होते हैं। ठीक है, एक छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इसमें बहुत समय भी लगता है, बहुत धैर्य चाहिए होता है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पर ना 3 तरीके के एग्जाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आता है प्रीलिम्स, फिर उसके बाद आता है मेंस, और उसके बाद आता है इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ही मेंस में बैठना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेंस के लिए आप एलिजिबल होते हो, और फिर मेंस क्लियर होने के बाद आप इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, तो प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि मतलब आपका ये एक तरीके से समझ लीजिए कि फिल्ट्रेशन है। ठीक है, इसके मार्क्स आपके टोटल या फिर आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स में कहीं पर भी कुछ भी मार्क्स जुड़ते नहीं है। बस ये ऐसा समझ लीजिए, ये छाना जाता है। इतने सारे लाखों बच्चे जो पेपर प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, उसमें से मेंस में कितने बच्चे बैठेंगे ये डिसाइड करता है ये एग्जाम। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को और थोड़ा डिकोड करते हैं और एक एक एग्जाम को समझते हैं कि प्रीलिम्स में कितने एग्जाम होते हैं, मेंस में क्या होता है, और इंटरव्यू किस तरीके से होता है, और कितने मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में ना यहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चन पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसे GS1 कहा जाता है, और दूसरा होता है हमारे पास CSET का एग्जाम होता है। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम MCQ बेस्ड होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो यहाँ पर होते हैं। और GS की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो टॉपिक्स में अगर बात करूँ तो यहाँ पर जैसे लाइक हिस्ट्री, ठीक है, आपकी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, आपका साइंस एंड टेक, कल आपकी जो करंट अफेयर्स होती हैं, ठीक है, आपकी इकोनॉमी, इन सारे टॉपिक्स से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर आपके जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर 100। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 200 मार्क्स का GS पेपर होता है। ठीक है,
चलो फिर बात करते हैं हम सी सेट की। तो देखो सी सेट में ना हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जनरल मैथ्स जिसे कहते हैं हम, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा सी सेट का क्वेश्चन पेपर होता है। क्लियर हुआ? अब इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना 80 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक जो क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। और इस हिसाब से यहाँ पर भी कितने मार्क्स बन जाते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। ठीक है, तो 200 मार्क्स यहाँ पर और 200 मार्क्स यहाँ पर। ये तो कट ऑफ के हिसाब से आपका पेपर होता है कि कितनी कट ऑफ रहेगी। और जो सी सेट का क्वेश्चन पेपर रहता है वो होता है आपका 33% इसमें क्वालिफाइंग होता है, और तो 33% आने पर ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों पेपर क्वालिफाई होने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, मेंस के पेपर में बैठ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये जो एसए पेपर होता है ये क्या है आपका 250 नंबर का होता है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास 2 लैंग्वेज पेपर आते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2। तो लैंग्वेज पेपर 1 दैट मीन्स एक होता है आपके पास इंग्लिश का पेपर, ठीक, और दूसरी लैंग्वेज पेपर आप चूज कर सकते हैं कि जितनी भी शेड्यूल लैंग्वेजेस होती है ना, तो दूसरा पेपर होता है आपके पास लैंग्वेज 2। ठीक है, इसमें से आप ना जितनी भी शेड्यूल लैंग्वेजेस होती हैं ना, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कोई भी लैंग्वेज का आप पेपर इसमें दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कोंकणी में देना चाहता है, कोई कश्मीरी में देना चाहता है, उर्दू में देना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी है, साहित्यिक हिंदी जिसे बहुत सारे बच्चे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है पेपर 2। क्लियर? फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास जीएस पेपर। जीएस के ना 4 पेपर्स होते हैं, यहाँ पर 4 पेपर। ठीक है, जीएस 1 जिसमें आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, आपके पास आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 आप देखते हैं ना, इसमें आता है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी जिससे सोशल जस्टिस वगैरह आते हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस आ जाता है, थोड़ा सा आपके पास इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जिसमें आता है ना, वो सब चीजें देखने के लिए मिलती है, और आता है इसमें आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं जीएस पेपर 3 की। तो यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और आपके पास बायोडाइवर्सिटी, ये सारे टॉपिक यहाँ पर देखने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी आपको जीएस पेपर 3 में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर आता है जीएस पेपर 4, ये आता है एथिक्स का पेपर। ठीक है, एथिक्स में आते हैं आपके पास जैसे केस स्टडीज आ जाता है आपके पास, ठीक है, और थिंकर्स की थ्योरी, फिलोसफी, ये सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हो गए आपके पास एक ऐसे का पेपर हो गया, 2 लैंग्वेज पेपर हो गए आपके पास, 4 हो गए जीएस के पेपर। इसके बाद आते हैं 2 पेपर हमारे पास ऑप्शनल के होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल होते हैं, उसमें से बच्चे कोई भी अपने मतलब जिस सब्जेक्ट में वो कंफर्टेबल है, जिस सब्जेक्ट में उनकी रीच है, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स को चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जैसे आपके लाइक पॉलिटिकल साइंस को चूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडियन हिस्ट्री को। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शनल के 2 पेपर यहाँ पर हो जाते हैं, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर कितने पेपर हो गए, 1 2 3 4 पेपर जीएस के हो गए, 3 और 4 7। ठीक है, और 2 पेपर हो गए ऑप्शनल के, तो टोटल 9 पेपर यहाँ पर होते हैं, और सारे के सारे पेपर्स का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 250। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि रिटन में आपको 1750 नंबर का टोटल मार्क्स यहाँ पर होते हैं। ठीक, तो यह 1750 नंबर का रिटन आपका होता है। तो आप समझ रहे हो कि मेंस में आपको कितना कुछ लिखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अगर यूपीएससी कहीं ना कहीं भी आपको एक विश है कि आप इसको फिल करें, तो आपको ये ज्यादा जरूरी होता है कि आपको आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगी आपको डे 1 से ही धीरे धीरे, कुछ भी जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने लाइक एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा है, अभी आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आप उस जो भी आपने पढ़ा है ना, उसको 3-4 लाइन में अपने ओन वर्ड्स में लिख कर देखिए। इससे क्या चीजें होंगी, देखो, एक तो सबसे पहले आपका इससे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसकी नॉलेज थोड़ी सी और आपको मिल पाएगी। ठीक है, रिटेन कर पाओगे आप चीजों को। फिर इसके बाद आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी। ठीक है, और आपका आंसर राइटिंग जब हम लिखते हैं ना, तो स्पीड भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें आपको लिखने से ही मिलेंगी। ठीक, तो ये होता है आपके पास टोटल पेपर, मेंस के 9 पेपर हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये पेपर क्लियर होने के बाद आप बैठते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, इसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरव्यू के एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वो होता है 275, 275 मार्क्स का यहाँ पर आपको इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि टोटल स्कोर जो बनता है ना, जो कट ऑफ बनती है, वो 1750 प्लस 275 मार्क्स में से बनती है, दैट मीन्स 2025 टोटल स्कोर बनता है इस समय से। प्रीलिम्स का पेपर इसमें इंक्लूड नहीं होता है। प्रीलिम्स सिर्फ क्या
क्या होता है, एक तरीके से मेंस में बैठने के लिए ही होता है। यहाँ पर कट ऑफ इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे कैसे यहाँ पर पेपर देखने के लिए मिलते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भाई सिलेबस में कितनी सारी चीजें होती हैं, या हमने अब एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप हमने पेपर को समझ लिया, भाई पहले ये तो समझेंगे ना कि भाई मतलब लाइक जैसे आप किसी भी जगह घूमने जाते हो तो पहले आप देखते हो ना कि भाई किसके थ्रू जाया जाएगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाएगा, आप बस से जाना चाहेंगे, कार से, या फिर आप एयरवेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि जो ये पहला लेक्चर था ये इसी तरीके का है, आपने ट्रांसपोर्ट को समझा कि किसके थ्रू जाया जाएगा, ठीक है। अब फिर आप वहां जाने के बाद किस तरीके का चीजों का इस्तेमाल करोगे, या कैसे आप कहाँ कहाँ चीजों को घूमोगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं आपकी लेक्चर 2 में हम इसको शामिल करेंगे, और दैट मीन्स हम इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।